हेलो फ्रेंड, परफेक्शन पीएससी अकादमी में आपका स्वागत है। इकोनॉमिक्स का आर्थिक शब्दावली का पार्ट 2 आज प्रस्तुत है। इसमें सबसे पहला जो शब्दावली है वो है वेबलन प्रभाव। वेबलन जो प्रभाव है उसका संबंध है वस्तु की गुणवत्ता से, क्वालिटी ऑफ गुड्स। वस्तु की जो गुणवत्ता है वो डिपेंड करती है वस्तु की कीमत पर। वेबलन के अनुसार वस्तु की जो गुणवत्ता है वो डिपेंड करती है वस्तु की कीमत पर। कीमत यदि ज्यादा है इसका मतलब क्वालिटी उसकी अच्छी मानी जाती है, मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी मानी जाती है। और यदि कीमत कम है वस्तु की तो उसकी वो क्वालिटी खराब मानी जाती है। वेबलन प्रभाव वह प्रभाव है जिसके आधार पर यह निर्धारित होता है कि वस्तु की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो उसकी कीमत पर क्या करती है, डिपेंड करती है। अर्थात वस्तु की कीमत ज़्यादा होगी तो क्वालिटी अच्छी होगी और कीमत कम होगी तो क्वालिटी खराब होगी। ये था आपका वेबलन प्रभाव। अगला है टोबिन टैक्स। यह एक प्रकार का क्या है, टैक्स है जो कि 1978 में अमेरिका के अर्थशास्त्री थे जेम्स टोबिन, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। टोबिन ने यह बताया कि जो मुद्रा का जो एक्सचेंज होता है, जैसे रुपए को डॉलर में बदला जाता है, डॉलर को युआन में बदला जाता है, युआन को येन में बदला जाता है, तो जो हर देश के नागरिक जो है जब व्यापार करते हैं तो मुद्रा का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो इस एक्सचेंज में सरकार को कोई भी लाभ नहीं होता है। तो टोबिन ने यह बताया था टोबिन टैक्स के माध्यम से कि मुद्रा का जो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ मनी होता है, डॉलर से रुपये वगैरह में या जो भी है, प्रत्येक देश यदि एक्सचेंज ऑफ मनी कर रहा है, नागरिक यदि कर रहे हैं, तो उस पर क्या लगाया जाना चाहिए, टैक्स लगाया जाना चाहिए। वो इस तरह का यदि टैक्स लगाया जाए तो सरकार को बहुत ज़्यादा क्या होगी, आमदनी कर के रूप में प्राप्त हो सकती है और इस कर का उपयोग आर्थिक सामाजिक विकास में किया जा सकता है। तो टोबिन टैक्स वह टैक्स है जिसके माध्यम से टोबिन ने यह निर्धारित किया कि एक्सचेंज ऑफ मनी जो होती है देशों के मध्य, उस पर क्या लगाया जाए, टैक्स लगाया जाए। लेकिन किसी भी देश द्वारा आज तक इस तरह का कोई टैक्स एक्सचेंज ऑफ मनी पर नहीं लगाया गया। अगला है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का मतलब ये है कि सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए, प्राकृतिक आपदा अर्थात सूखा आ गया या बाढ़ आ गई या भूस्खलन हो गया या कोई भी ऐसी स्थिति आ गई, प्राकृतिक आपदा आ गई, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एक अनाज का क्या किया जाता है, भंडारण किया जाता है। अनाज का भंडारण किया जाता है। अर्थात उस साल यदि अनाज नहीं भी हो तो सरकार इस बफर स्टॉक में से गरीब लोगों को क्या कर सकती है, न्यूनतम मूल्य पर क्या कर सकती है, अनाज वितरित कर सकती है। तो बफर स्टॉक वह स्टॉक होता है जो कि सरकार के द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक स्पेयर रूप में एफसीआई के जो गोदाम होते हैं उसमें रखा जाता है। यानी हर साल सरकार भले ही कितनी भी उपज हो या कितना भी उत्पादन हो, एक बफर स्टॉक हमेशा रखती ही है। यदि अधिक उत्पादन भी होगा तो भी क्या रखती है, बफर स्टॉक रखती है। कम उत्पादन होगा तो भी क्या रखेगी, बफर स्टॉक रखेगी। क्योंकि आने वाले समय में यदि कोई प्राकृतिक आपदा वगैरह आ गई तो ऐसी विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए बफर स्टॉक जो है नागरिकों के उदर पोषण में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये कहलाता है आपका बफर स्टॉक। अगला है क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आया अमेरिका से। अमेरिका में मूडीज करके क्या है, सबसे पहली क्या बनी थी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनी थी। शेयर बाजार में जितने भी लिस्टेड कंपनियां हैं उनकी जो रेटिंग है वह क्रेडिट रेटिंग के आधार पर क्या होती है, निर्धारित होती है। अर्थात क्रेडिट रेटिंग के आधार पर सभी कंपनियों को A, B, C, A++, A+++ ऐसे क्या होती है, कैटेगरी क्या होती है, निर्धारित होती है। अर्थात A यदि है या A++ है या A+++ है तो उसकी गुणवत्ता क्या होगी, उस कंपनी पर की रिलायबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यदि उस कंपनी में पैसा लगाया जाए तो निवेशकों का पैसा डूबेगा नहीं और ज़्यादा उसको क्या मिलेगा, मुनाफा मिल सकता है। तो हर शेयर बाजार में लिस्टेड जो कंपनी होती है उनकी क्रेडिट रेटिंग कंपनियों के द्वारा निर्धारित होती है। मूडीज जो है सबसे पहली अमेरिका की क्या है, क्रेडिट रेटिंग कंपनी। भारत की जो है क्रिसिल है, क्रेडिट रेटिंग इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट रेटिंग इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड, क्रिसिल जो है भारत की क्या है,
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इकरा भी है। ऐसे भारत की ये जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि क्या करती है, शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों की क्रेडिट की रेटिंग को क्या करती है, निर्धारित करती है, जिससे जितने भी निवेशक हैं वो निवेश करने के पहले इस रेटिंग के आधार पर क्या करते हैं, उस कंपनी में निवेश करना है कि नहीं ये निर्धारित करते हैं। अगला है फूटलेस इंडस्ट्री। फूटलेस इंडस्ट्री का मतलब ऐसा यह होता है कि फूटलेस यानी पेड़ नहीं होते जिस इंडस्ट्री के, यानी इसको कहीं पर भी क्या कर सकते हो आप, इस्टेब्लिश कर सकते हो। ऐसी इंडस्ट्री जिसको लगाने के लिए किसी विशेष नॉर्म्स की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मान लो यदि आपको पटाखे की फैक्ट्री लगाना है, यानी दिवाली पे जो पटाखे बनते हैं, फायरवर्क्स बनते हैं, उसकी फैक्ट्री लगाना है, तो उसके लिए आपको कई तरह के नॉर्म्स का क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा कि शहर से दूर होना चाहिए, अग्निशमक यंत्र होना चाहिए, इतने वर्ष से कम आयु के लोग इसमें काम नहीं कर सकते हैं। तो कई तरह के क्या करना पड़ता है, नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे केमिकल की फैक्ट्रियाँ, उसमें भी कई तरह के नॉर्म्स को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। पर फूटलेस इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसको कहीं पर भी क्या कर सकते हो आप, स्थापित कर सकते हो। कॉलोनी में किसी कमरे में भी क्या की जा सकती है, वो स्थापित की जा सकती है। ऐसी इंडस्ट्री क्या कहलाती है, आपकी फूटलेस इंडस्ट्री कहलाती है। जैसे पापड़ बनाना है, पापड़ बनाने का उद्योग है, सिलाई है, कढ़ाई है, या आप किसी घर में भी कर सकते हो, इंडस्ट्री के रूप में उसका रूप दे सकते हो। उसके लिए कोई विशेष स्थान की या नॉर्म्स की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी इंडस्ट्री क्या कहलाती है, आपकी फूटलेस इंडस्ट्री कहलाती है। इसके इतर ऐसी इंडस्ट्रियां जिनके लिए विशेष नॉर्म्स की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती हैं, वो अलग कैटेगरी में आती है। अगला है टैक्स हेवन कंट्री। टैक्स हेवन कंट्री, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। ऐसी कंट्रियां जहां पर बैंकों में पैसा जमा करने पर सरकार को किसी प्रकार का कोई टैक्स इनकम टैक्स के रूप में नहीं देना पड़ता। अर्थात कितना भी पैसा यदि आप उन देशों के बैंकों में जमा करोगे तो सरकार को किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता। ऐसी कंट्रियां क्या कहलाती है, टैक्स हेवन कंट्रियां कहलाती हैं। तो जो नागरिक होते हैं जिनके पास काला धन होता है या ब्लैक मनी होती है, वो ब्लैक मनी ऐसी देशों की कंट्रियों में क्या करते हैं, बैंकों में क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो ऐसी कंट्रियां क्या कहलाती है, टैक्स हेवन कंट्री कहलाती है। जैसे स्विट्जरलैंड का स्विस बैंक का आपने नाम सुना होगा, जिसमें कहा जाता है कि कई भारतीयों का पैसा क्या है, जमा है। तो व्यक्ति क्या करते हैं, काला धन जो है ऐसी टैक्स हेवन कंट्रीज में क्या करते हैं, जमा करते हैं। इसके अलावा दक्षिण कैरिबियाई द्वीप समूह के जितने भी देश हैं, जैसे जमैका है, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो है, तो उस तरह के जो देश है, वेस्ट इंडीज के जितने भी देश हैं दक्षिण कैरिबियाई द्वीप समूह के, उन सब देशों में, फिजी वगैरह है, ये सब देशों में इस तरह के बैंक स्टेब्लिश हैं जहां पर आप यदि पैसा जमा करोगे तो किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं की जाती है और किसी तरह का टैक्स आपको अदा नहीं करना पड़ता है। ये कहलाती है आपकी टैक्स हेवन कंट्रीज कहलाती है। अगला जो टर्म्स है वह आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज क्या होते हैं, आर्बिट्रेज वो व्यक्ति होते हैं जो मुद्रा की जो एक्सचेंज होती है, एक्सचेंज वैल्यू जो होती है, उसमें जो डिफरेंस होता है उसका लाभ, उस एक्सचेंज का डिफरेंस का लाभ उठाकर क्या करते हैं, वो व्यापार करते हैं। जैसे मान लो भारत का जो रुपया है, 1 रुपया जो भारत का है, वो यदि नेपाल में 2 रुपए का है और पाकिस्तान में उसकी कीमत 3 रुपए है, 3 रुपए के बराबर है। अर्थात भारत का जो रुपया है उसके लिए उस नेपाल में 2 रुपए अदा करना पड़ते हैं और पाकिस्तान में मान लो 3 रुपए मिलते हैं। तो क्या करते हैं, आर्बिट्रेज क्या करते हैं, भारत से सॉरी पाकिस्तान, ये जो मुद्रा रुपए की जो मुद्रा में जो अंतर है, एक देश से खरीदेंगे उसी मुद्रा को और दूसरे देश में क्या कर देंगे, उसको बेच देंगे, तो उससे क्या उठाते हैं, लाभ उठाते हैं। अर्थात जैसे 1 रुपये भारत का उन्होंने खरीदा तो उसके एवज में उनको नेपाल के कितने रुपए मिल गए, 2 रुपये मिल गए, 2 रुपये मिल गए। तो ये 2 रुपये से फिर वो क्या करेंगे, भारत में क्या कर लेंगे, कोई वस्तु क्या खरीद लेंगे, 2 रुपये की कोई वस्तु है उसको खरीद लेंगे। तो इस तरीके से क्या करते हैं, एक्सचेंज जो रेट होता है उसमें जो अंतर होता है उसका लाभ उठाकर क्या करते हैं, ये व्यक्ति क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं, आर्बिट्रेज। तो कुछ नहीं, सिंपल सा सवाल आएगा परीक्षा में, आर्बिट्रेज वो व्यक्ति है जो एक्सचेंज रेट होती है मुद्रा की, उसमें जो डिफरेंस होता है उसका क्या करते हैं, उस डिफरेंस का क्या करते हैं, लाभ उठाते हैं। वो क्या कहलाता है आपका, जैसे मान लो डॉलर है, भारत में उसकी कीमत मान लो 70 रुपये है और पाकिस्तान में उसकी कीमत मान लो 100 रुपये है। तो भारत से आपने खरीदा डॉलर 70 रुपये में
और पाकिस्तान में बेच दिया 100 रुपये में, तो कितना डिफरेंस हो गया? 30 रुपये उस व्यक्ति ने कमा लिया। ना कोई वस्तु का व्यापार किया, ना कोई सेवा की, इधर से पैसा डॉलर में लिया, भारत में 70 रुपये में डॉलर खरीदा और डॉलर पाकिस्तान में कितने में बेच दिया? 100 रुपये में बेच दिया। तब कितने रुपये का लाभ हो गया उसको? 30 रुपये का। मान लो भूटान में उसी की कीमत मान लो 150 रुपये, तो यहाँ पर उसको 70 रुपये में खरीद के 150 रुपये में बेच दिया। इसका मतलब 70 रुपये उसको क्या हो गया? लाभ हो गया। तो इस तरीके से 80 रुपये उसको लाभ हो गया। तो इस तरीके से जो एक्सचेंज रेट में जो अंतर होता है उसका लाभ उठाकर क्या करते हैं? आर्बिट्रेज अपना व्यापार या उधर पोषण करते हैं। ये थी शब्दावली भाग 2। इस तरीके से भाग 5 तक हम चलेंगे। भाग 5 या 6 तक हम शब्दावलियाँ, आर्थिक शब्दावलियाँ पढ़ेंगे। लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे ग्रुप में क्या कीजिए? शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।